उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने कहा है कि गीता के मुताबिक योगी का मतलब लोगों को सुख देने वाला शख्स होता है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लोगों को दुख दे रहे हैं और उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यूपी के लोग जितनी तकलीफ से अब गुजर रहे हैं उतनी दुख और परेशानी में वो कभी नहीं रहे। बेरोजगारी बढ़ रही है और आईन और कानून की हालत यह है कि बहन बेटियां भी महफूज नहीं हैं। पेश लखनऊ से खास रिपोर्ट। जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो होता है योगी। सोचो ऐसे हमें मुख्यमंत्री मिले जो दूसरों को दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। और फिर लॉ एंड ऑर्डर क्या है उत्तर प्रदेश का? क्या घटनाएं नहीं हो रही? कोई जगह बची है जहां घटनाएं ना हो रही हो? और बेटियों के साथ, बहनों के साथ इतना अन्याय, इतना तकलीफ भरा जीवन कभी नहीं गरीबों का हुआ होगा जो इस सरकार में है अभी इस समय। क्या नौकरी मिल रही किसी को? गांव में बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं, सबकी नौकरी छिन गई। आजम खान, उनके खानदान और उनके करीबी तस्वुर किए जाने वाले लोगों पर जिस अंदाज से मुकदमे कायम किए जा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि योगी हुकूमत इंतकामी जज्बे के तहत आजम खान और उनके जरिए कायम किए गए इदारों को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। देखिए अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं। कि सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे न लगाएं। राजनीतिक इतिहास में नेताजी के अलावा किसी बड़े नेता पर इतने मुकदमे एक साथ दर्ज नहीं हुए होंगे। कई ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जिनकी जानकारी किसी को है ही नहीं। 10-10 साल, 12-12 साल पुरानी चीजों को खोद करके, निकाल करके और प्रशासन अपने दबाव में लेकर के लोगों से कार्रवाई या चिट्ठियां ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब वो आइंदा 13-14 तारीख को रामपुर जाएंगे। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ऐसा महसूस होता है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ साबिक सरकार के अराकीन मोर्चा खोलने के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार है। देखना यह है कि योगी हुकूमत की जानिब से अगला कदम क्या उठाया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक अमर की रिपोर्ट। और इस सब के बीच आजम खान के खानदान की मुश्किलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज ही घर के बाहर नोटिस जारी कर दिया गया। ये नोटिस जांच टीम के इंस्पेक्टर दिनेश गौड़ ने जारी किया। आजम खान की अहलिया तजीन फातिमा समेत दोनों बेटों के नाम ये नोटिस जारी हुआ है। मामला जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जा करने के ताल्लुक से है। दफा 160 और 91 के तहत ये नोटिस जारी हुआ है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मोदी हुकूमत ईमान, इंसाफ और इकबाल की बुनियादों पर काम कर रही है। मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर इलाहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत ने अपने 100 दिनों की मुद्दत में माशी, समाजी, रोजगार और कौमी सलामती के मुहाज़ों पर नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी हुकूमत बिला तफरीक समाज के हर तबके की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रही है। हमारी सरकार जब समावेशी विकास की बात करती है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात करती है, तो उसमें अल्पसंख्यक भी हैं। हम जो है वो अल्पसंख्यकों का हमारा संकल्प है कि बिना तुष्टीकरण, सशक्तिकरण, बिना भेदभाव के विकास, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस संकल्प के साथ हम काम करते हैं। और उसमें हमने जो है वो पिछली बार हमने बताया 3 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी। इस साल, इन 5 सालों में हम 5 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम जो रोज़गार और रोज़गार के मौके, पिछली बार हमने 8 लाख से ज़्यादा जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर हैं उनको रोज़गार के मौके मुहैया कराए। इस बार हमारी कोशिश है कि हम बड़ी संख्या में दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को हम रोजगार और रोजगार के मौके मुहैया।
यूपी में बिजली की शरह में इजाफे के खिलाफ इलाहाबाद में कांग्रेस अक़लियती मोर्चे ने अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के खुलदाबाद इलाके में होने वाले इस एहतजाजी मुजाहरे में लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतजाज करने वाले कांग्रेस अरकान का कहना था कि जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा हासिल नहीं होता, ठीक उसी तरह अवामी मसाइल पर रियासती हुकूमत ने अपनी आंख, नाक और कान बंद कर रखे हैं। एहतजाज करने वाले लोगों ने रियासती हुकूमत से बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने का भी मुतालबा किया। ये कैसा विरोध है? ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी द्वारा आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार मारते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी किया गया। उत्तर प्रदेश की बिजली का हाल आज बद से बदतर हो गया है। उसके विरोध के लिए हम लोगों ने प्रयागराज में कांग्रेसियों ने भैंस के आगे बीम बजा करके अपना विरोध दर्ज कराया। ये विरोध हमारा इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के आगे निरंतर तमाम विपक्ष की पार्टियां अपना विरोध दर्ज करा करके बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग कर रही है, मगर प्रदेश सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। मुहर्रम और अज़ादारी की फरोग से अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सकता है, लोगों को उनके हुकूक के लिए बेदार किया जा सकता है और साथ ही जिंदगी के अहम और बामकसद फलसफे से भी वाकिफ करवाया जा सकता है। और ये मानना है उन लोगों का जो कि लखनऊ में अज़ादारी और मुहर्रम की तस्वीरों के जरिए पैगाम हक को दुनिया में फैलाने की कोशिशों में मसरूफ है। लखनऊ के कैसरबाग वाक़े ललित कला एकेडमी में वन वॉइस फॉर ऑल रिलीजन नामी तंजीम की जानिब से मुहर्रम पर मबनी ऐसी तस्वीर की नुमाइश की गई जो कि करबला के ताल्लुक से पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब ला सकती हैं। भूखे प्यासे कुंद खंजर से हुए सरवर शहीद, ऐ मुसलमानों खिलाफे शरा कुर्बानी हुई। हम जानवर को भी ज़िबा करते हैं तो उसके आगे पानी 3 बार जब वो मुंह फेर लेता है तब करते हैं, और फिर मजलूम करबला को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ये एक सोच ले आदमी, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। कितनी कशिश है, देखो मुहर्रम के चांद में एक बेवतन ने सबको वतन में बुला लिया, एक बेवतन ने सबको वतन में बुला लिया। हमारी नई नस्ल को नहीं मालूम है कि आज़ादारी में, लखनऊ में ख़ास तौर से अवध में क्या होता है। इन तस्वीर के ज़रिए हमें पता चलता है और हमें एहसास होता है कि किस तरह अय्याम आज़ादारी गुजारे जाते हैं। और आपका चैनल क्योंकि लाइव प्रोग्राम्स काफ़ी दिखाता है, उसका भी काफ़ी असर पड़ता है। ऐसी एग्जीबिशन से ये है कि एक साथ जो एक्टिविटीज़ होती हैं मुहर्रम की, वो सब एक साथ यहाँ फोटोग्राफ्स और पेंटिंग के ज़रिए नुमायाँ की गई हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले लोग तो इसको देखेंगे ही, लेकिन डिफरेंट चैनल्स पे और दूसरी साइट्स पे जब ये सारे विजुअल्स जाएंगे तो लोगों को मुहर्रम के बारे में जानकारी और बेहतर तरीके से मिल सकेगी। माह मुहर्रम की पहली तारीख से अशरा मजालिस के इनेकाद के साथ साथ मातमी जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इन तारीखों में मेरठ में भी शोहदाए करबला की याद में तारीखी जुलूस बरामद किए जाते हैं। इसी सिलसिले में मेरठ की छोटी करबला घंटाघर, इमाम बारगाह मनसबिया और इमाम बाड़ा पंचतनी से जरी और अलम के जुलूस बरामद किए गए। अज़ादार शोहदाए करबला ने कसीर तादाद में मातमी जुलूस में शिरकत करके ज़ियारत की और बारगाह हुसैनी में नजराना अक़ीदत पेश किया। आज जो है इमाम हुसैन सलाम का ताबूत था और जनाब अली असगर जो 6 महीने के थे और जिन्हें पानी नहीं दिया गया, उनकी शान में भी एक ताबूत था। और उसके बाद वो मौला की सवारी थी। पूरा हदफ और मकसद ये था करबला का, जो इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी पेश की कि हम मजलूम की मदद करें और जालिम के मुकाबले में खड़े हो जाएं। 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करने वाले मेरठ के पैरा ओलंपियन सचिन चौधरी कैलाश प्रकाश जिला स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। माजूर खिलाड़ियों की हक तलफी और यूपी हुकूमत के रवैये से नाराज सचिन अपने मेडल वापस करके अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं। अपने मुतालबात को लेकर धरने पर बैठे सचिन ने मुतालबात के पूरा होने तक भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। पैरा वेट लिफ्टिंग के आलमी और पैरा ओलंपिक मुकाबलों में तमगे हासिल करके अपने सूबे और मुल्क का नाम रोशन करने वाला माजूर खिलाड़ी
आज अपनी ही सरकार की जानिब से नजरअंदाज किए जाने से मायूस है। मगरबी यूपी के मेरठ से ताल्लुक रखने वाले पैरा ओलंपियन सचिन चौधरी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर 2018 के पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल किया। ताहम सचिन के मुताबिक खेलों में मुल्क का नाम रोशन करने के बावजूद आज तक उसका सिला नहीं मिला और न ही यूपी हुकूमत ने किसी एजाज से नवाजा। अपनी हक तलफी से मायूस सचिन अब अपने मुतालबात को लेकर जिला स्टेडियम में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पैरा ओलंपियन हूँ और 4 कॉमनवेल्थ गेम खेल के, पैरा एशियन गेम्स 3 खेल के, 10 बार का नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 11 अंतर्राष्ट्रीय पदक है, इंक्लूडिंग मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल भी है। और उसके बावजूद भी सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर यूपी सरकार से, ना ही कोई हमें अवार्ड है ना कोई रिवार्ड है, यहाँ तक कि हमें कोई नियुक्ति भी नहीं है। मुझे आश्वासन दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल के बाद कि आश्वासन की नीति में भी है, यूपी सरकार की नीति में भी है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतेगा पदक या एशियन गेम्स में पदक जीतेगा उसे तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। आज तक मुझे कोई नियुक्ति नहीं दी गई। सर सचिन सर पिछले 16 सालों से खेल रहे हैं और 2006 में तो उन्होंने इंटरनेशनल गेम भी खेल लिया था, मेडलिस्ट हो गए थे। तब से वो रेगुलर आज तक मेडल लेके आ रहे हैं। सर देख रहे हैं आपके सामने कितने सारे मेडल उनके पड़े हुए हैं। हम लोगों को तो अभी एक ही मेडल आया है। हम लोग उनको देख के बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं और अब हम ये सोच रहे हैं कि हम आगे ना ही खेलें तो बढ़िया है, क्योंकि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई भी कर चुके हैं। हालांकि हम वो तैयारी नहीं कर रहे हैं जो हमें इस टाइम करनी चाहिए, बल्कि हम अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए सचिन सर के साथ यहाँ अपनी खेल नीति के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। वहीं सचिन की भूख हड़ताल पर बैठे जाने के बाद अब रीजनल स्पोर्ट्स के अफसर ने आला अफसरान से बात करके सचिन के मुतालबात को हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई है। सचिन चौधरी जो पैरा ओलंपिक के पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, ये आज मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि उनको नौकरी दी जाए और कैश अवार्ड के लिए लिखा है। तो हमने इनका पत्र ले लिया है, इनका लेटर ले लिया है और मैं इनके लेटर को आगे भेज रहा हूँ और जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो इस पर की जाए। खेल के फरोग और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए सरकारी मदद और हौसला अफजाई की जरूरत होती है, लेकिन जिस सूबे में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को ही नजरअंदाज किया जाए तो ऐसे में खिलाड़ी अपने खेल और मुस्तकबिल को लेकर कितना मुतमईन हो सकते हैं, इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम की 7 साला तक़रीबात का इफ्तिताह करने के लिए सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को मदऊ किया गया है। ये फैसला मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने एक मुशावरती मीटिंग में लिया। याद रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2020 में अपने 100 साल मुकम्मल कर रही है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब कल एक कंसल्टेटिव मीटिंग हुई जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनवाइट करा। उन्होंने बताया कि इनवाइट किया है टू इनॉग्रेट एमयू सेंटेनरी सेलिब्रेशन। 100 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं। एक जोश और खरोश हम लोग में है इन द एबल गाइडेंस ऑफ द वाइस चांसलर प्रेजेंट। और ये हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इंसेप्शन था वो 1875 में मदरसातुल उलूम, फिर एमएओ कॉलेज बना, फिर 1920 में 1 दिसंबर को ये बाय द गवर्नमेंट गेजेट से इसको यूनिवर्सिटी बना दी गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नए तलबा के लिए स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेशर्स मीट का इनेकाद किया। इसमें एसआईओ के जनरल सेक्रेटरी सैयद अजहरुद्दीन ने तलबा से खिताब किया। इस मौके पर सैयद अजहरुद्दीन ने कहा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि ग्रेजुएट सतह के तलबा को इस बात का एहसास दिलवाया जाए कि सिर्फ तालीम हासिल करना ही उनका मकसद नहीं है, बल्कि अपनी तालीम से मुल्क और कौम की खिदमत भी की जाए ताकि हमारा मुल्क हर शोबे में तरक्की कर सके। जलसे में बड़ी तादाद में तलबा भी मौजूद रहे। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ हलकों में काम करती है। हर यूनिवर्सिटी में हमारा मकसद यही होता है कि जब न्यू एकेडमिक ईयर शुरू होता है, नए स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी रहनुमाई करें, उनको मदद करें। चूँकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर डिग्री में आते हैं, कुछ पीजी में आते हैं, जो डिग्री में आते हैं कुछ पीजी और पीएचडी तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि जब वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आएँ
उनका मकसद सिर्फ पढ़कर सिर्फ अपना करियर बनाना, अपने सोसाइटी में एक इमेज बरकरार रखना, वही असल मकसद नहीं है, बल्कि वो जब यहाँ पर पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा रुतबा हासिल करेंगे, अच्छा इमेज बनाएंगे, तो उसके ज़रिए से वो हिंदुस्तान को कंट्रीब्यूट करने के लिए। साइंसी फिक्र के बगैर जिंदगी की किसी भी शोबे में तरक्की मुमकिन ही नहीं है। साइंसी फिक्र ही बेहतर समाज की तामीर में अहम रोल अदा कर सकती है। जलसे में मुकर्रीरीन ने इन बातों का इजहार किया। जलसे में मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया डॉक्टर असलम परवेज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस मौके पर साइंसी कारवां का इजरा भी अमल में आया। माहनामा साइंस के ताल्लुक़ से तकरीबन 25 साल पूरे किए हैं और इसमें और भी काम करने की ज़रूरत है। और अभी हाल फिलहाल में इसमें तेज़ी आई है और कई प्रोग्राम इस तरह के शुरू किए गए हैं। विज्ञान प्रसार ने भी इस तरह का एक प्रोग्राम उर्दू और साइंस के नाम से शुरू किया है, जिसमें ख़ास तौर पे उर्दू इलाकों को फोकस करते हुए हुकूमत हिंद के जो शोबा विज्ञान प्रसार है उसने कुछ मंसूबे तैयार किए हैं। समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है आज के यूथ को कि कैसे हम लोग साइंस को प्रमोट कर सकते हैं एक आम फाहम ज़ुबान में, सिर्फ अंग्रेज़ी में ही नहीं, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, क्योंकि उर्दू जानने वाले और पढ़ने वाले भी लोग बहुत हैं और अगर उर्दू में लोग इसको समझ लें तो ये सफ़र बहुत आगे तक जा सकता है। नाजरीन, उर्दू के मायानाज और मुहतरम नक्काद और शायर प्रोफेसर आले अहमद सुरूर को हमसे बिछड़े हुए 17 बरस हो चुके हैं। आज सुरूर साहब का 108वां यौम पैदाइश है। पेश है आले अहमद सुरूर की हयात और खिदमात पर ये मुख्तसर रिपोर्ट। उर्दू अदब में 20वीं सदी का कोई भी तनकीदी मंजरनामा आले अहमद सुरूर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अदबी तनकीद में इनकी शानदार कारकर्दगी का एतराफ करते हुए साहित्य अकादमी ने 1974 में इनकी तसनीफ नजर और नजरिए पर अवार्ड पेश किया था। 1991 में सदर जमहूरिया ने इन्हें पद्म भूषण का एजाज अता किया। वो 9 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में एक मजहबी खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी करम अहमद दीनी आलिम तो थे ही, मगर रोशन ख्याल भी थे और किताबों के मुताले का शौक रखते थे, जिसका आले अहमद पर भी असर पड़ा। सरकारी मुलाजिम होने की वजह से उनका तबादला होता रहता था, इसलिए आले अहमद की इब्तदाई तालीम कई शहरों में हुई। वालिद इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, चुनाचा साइंस की तालीम के लिए इन्हें सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में दाखिल करा दिया गया, जहां मशहूर शायर सरारुल हक मजाज और मोइन अहसन जज्बी भी ज़ेरे तालीम थे। आले अहमद भी शायरी करने लगे और सुरूर तखल्लुस रखकर आले अहमद सुरूर बन गए। साइंस में ज्यादा दिलचस्पी न होने की वजह से इन्होंने बीएससी के बाद आगरा छोड़ दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए करने के लिए दाखिला ले लिया। तनकीदी इशारे, अदब और नजरिया, तनकीद क्या है, नजर और नजरिए, पहचान और परख वगैरह उन्वानात से जो किताबें और मज़ामीन के मजमूए इन्होंने उर्दू अदब को दिए, उन्होंने तनकीदी अदब में खुलेपन और मारूजियत की नई जमीन तैयार की। ज़ौक़ जुनू, लफ्ज और ख्वाब व खलिश के उन्वान से इनके 3 और शेरी मजमूए सामने आए, जिनमें इनकी नज़में और गज़लें शामिल हैं। अपनी जिंदगी की दास्तां इन्होंने ख्वाब बाकी हैं के उन्वान से तहरीर की। 9 फरवरी 2002 को दिल्ली में 91 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हो गया और तदफीन अलीगढ़ में अमल में आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये थी खास बात बिहार की हेडलाइंस। अब खबरों की तफसील। अहम खबर, बिहार के अक़लियती हॉस्टलों में रहने वाले तलबा को राशन नहीं मिल रहा है। सूबाई हुकूमत ने अक़लियती हॉस्टलों के तलबा को गल्ले के साथ उनकी माली मदद के नाम पर 1000 रुपए देने का भी ऐलान किया था। तलबा के मुताबिक गल्ला न मिलने से उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर न्यूज़ 18 के सवाल पर महकमा अक़लियती फलाह ने इस मसले को फौरी हल कराने का भरोसा जरूर दिलाया है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। बिहार में करीब 32 अक़लियती हॉस्टल हैं। पटना के मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में कायम ये अक़लियती हॉस्टल हुकूमत की नाक के नीचे है, लेकिन इस हॉस्टल में भी तलबा को मुनासिब सहूलतें दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की स्कीम के मुताबिक अक़लियती हॉस्टलों में मुकीम तलबा को माहाना 1000 रुपए दिए जाए।
स्कीम का फायदा रियासत के सभी अक़लियती तलबा तक पहुंचाने की कोशिश होगी। अक़लियती हॉस्टल के तलबा को राशन दिया जाएगा। हर तालिब इल्म और तालिबा को माहाना 9 किलो गेहूं और 6 किलो चावल दिए जाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पटना के तारीखी मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा के अहाते में कायम अक़लियती हॉस्टल में रहने वाले तलबा को कभी राशन दिया ही नहीं गया। अल्पसंख्यक छात्रावास में रहने वाले छात्र को 1000 रुपये और 15 किलो अनाज मिलेंगे, जिसमें कि 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं था। उसमें से 1000 रुपये तो मिले हैं 9 महीने का, पर अभी तक 1 केजी तक चावल या गेहूं नहीं मिला अनाज। मुझे 10 महीने से मतलब मेरा पैसा मिला नहीं है, जो जिसके माध्यम से मिलना चाहिए कि गरीब तबकों को मिलता है पढ़ने के लिए, उसी के तहत हमको पैसा अभी तक मिला नहीं है। इसी से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि वज़ीर आला से कि हमको पैसा दिलवाना चाहिए।